हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी फॉर्मूला इसे कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये थे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था उसे हल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, उसे कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। यह फॉर्मूला लाया गया है 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु, उसे कहा जाता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का तो प्रस्ताव था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से था। गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया और इस फॉर्मूले की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। कौन कौन सी थी इनकी? इसकी पहली विशेषता थी कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। कौन? मुस्लिम लीग कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग की जा रही है उसका समर्थन करेगी। पहली शर्त थी इसमें कि मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग की जा रही है उसका समर्थन करेगी। दूसरी मांग क्या थी? दूसरी शर्त इसके तहत ये थी कि प्रांतों में जो अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की जो स्थापना की जा रही है उस कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करेगी। कौन सी? अस्थायी सरकारों की स्थापना में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करेगी। तीसरी शर्त क्या थी कि जो युद्ध समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी भारत, कौन सा? उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत और यह है उत्तर पूर्वी भारत। इस वाले एरिया में उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करें, यानी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन बनाया जाएगा जो उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है। उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। तीसरी शर्त कौन सी थी कि उत्तर पूर्वी युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में एक जनमत संग्रह किया जाएगा जहां की मुसलमान स्पष्ट बहुमत में थे। उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। चौथी शर्त थी कि यदि देश में विभाजन होता है, यदि देश में विभाजन की स्थिति होती है तो आवश्यक विषयों, कौन कौन से? प्रतिरक्षा, आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों जो देशों के मध्य संयुक्त समझौता हो जाए। दोनों देश कौन कौन से? यदि विभाजन हो जाता है तो देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों देशों के मध्य एक संयुक्त समझौता हो जाए। और पांचवी शर्त ये थी कि ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होगी, यानी कि यह बात तभी लागू होगी जबकि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर दे। ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर दे, यानी कि स्वतंत्रता की स्थिति में ही ये प्रावधान लागू होंगे। तो ये क्या है? CR फॉर्मूला का किसके द्वारा लाया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। किस हेतु लाया जाता है?
जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था उसे हल करने के लिए कब लाया जाता है? 10 जुलाई 1944 को। प्रावधान क्या क्या थे? मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे, युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है, और उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट जो शर्त थी वो ये थी कि देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। और नेक्स्ट शर्त थी कि ये बातें उसी स्थिति में लागू होगी या स्वीकृत होगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। तो ये है सियारा फॉर्मूला। अब इसमें इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी जो सीआर फॉर्मूला दिया जाता है उसकी प्रतिक्रिया क्या है? तो जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको इस पर आपत्ति थी, यानी कि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना वो चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान ले, कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने यह भी मांग की कि जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने जो सीआर फॉर्मूला में क्या था कि जो उन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा उसके बाद वहां पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। तो जिन्ना चाहते थे कि जो जनमत संग्रह होगा उसमें केवल मुस्लिम ही या मुसलमान ही मत देने का अधिकार रखे। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर ही केंद्रित रहा। हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले की तीव्र आलोचना की। तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? सावरकर के द्वारा। जब जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बाद भी जो दोनों के मध्य जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था वो समाप्त नहीं हुआ, यानी कि उसका हल नहीं हुआ, तो उसके बाद लाया जाता है देसाई लियाकत समझौता। देसाई लियाकत समझौता। जो देसाई लियाकत समझौता में क्या है, जो देसाई है, देसाई का पूरा नाम था भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई थे कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य थे, जबकि जो लियाकत अली थे वो एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो जो गतिरोध को दूर करने के जैसे जो प्रयास चल रहे थे, इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मिले और दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेगी। इसका पहला प्रावधान कौन सा था कि जो केंद्रीय विधानमंडल होगा, केंद्रीय विधानमंडल, तो केंद्रीय विधानमंडल में इन दोनों के मध्य क्या समझौता हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल में अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेगी। इसके अलावा इनका दूसरा प्रावधान था कि सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। दो प्रावधान थे, कौन कौन से? कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस बराबर के प्रतिनिधि भेजेगी, और दूसरा प्रावधान था कि सदस्यों में 20% स्थान जो अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। लेकिन यह समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमति होने की बात तो दूर, दोनों के मध्य मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ और विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। तो पहले तो हमने क्या देखा है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और दूसरा है लियाकत और देसाई समझौता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम बेबेल योजना। कौन सा? बेबेल योजना और शिमला समझौता। बेबेल योजना और शिमला समझौता। तो बेबेल योजना क्या थी? जब कांग्रेस और लीग अपने स्तर पर संवैधानिक गतिरोध को समाप्त नहीं कर पाई,
तब जो लॉर्ड वेवेल था, जो कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो बेवेल को भारत की समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बेवेल पहले लंदन गए और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चर्चिल और भारत के मंत्री थे एमरी। जो चर्चिल और एमरी से वार्ता की, तत्पश्चात एक योजना बनाई जिसे कहा जाता है बेवेल एमरी योजना। बेवेल एमरी योजना क्या है? जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बेवेल और भारत मंत्री थे एमरी, इन दोनों के द्वारा जो योजना बनाई गई है उसे कहा जाता है बेवेल एमरी योजना। और जो ये योजना है वो जारी की जाती है 14 जून 1945 को। तो बेवेल प्लान कब लाया जाता है? 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को यह योजना भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की। और इस जो बेवेल योजना के प्रावधान क्या थे? बेवेल योजना क्या थी? अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर बेवेल भारत के वायसराय बन जाते और बेवेल को भारत की समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस हेतु बेवेल पहले लंदन गए और जो तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थे चर्चिल और भारत मंत्री कौन थे? एमरी, दोनों से वार्ता की, तत्पश्चात एक योजना बनाई और जिसे कहा जाता है बेवेल एमरी योजना, जो जारी की जाती है 14 जून 1945 को, भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की। अब हम इसके देखते हैं प्रावधान। जो बेवेल योजना है उसके प्रावधान क्या क्या थे? इसके प्रावधान में पॉइंट नंबर 1 है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसको पुनर्गठित किया जाएगा तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी को पुनर्गठित किया जाएगा और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान था इसके तहत, कौन सा? कि जो परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि वायसराय की जो परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें एक तो वायसराय और दूसरा था सैन्य प्रमुख। वायसराय और सैन्य प्रमुख यानी कि वायसराय और सेनापति के अलावा अन्य शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। दूसरा प्रावधान था कौन सा था? कि वायसराय की जो परिषद होगी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और जो प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। यानी कि जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो लीग के सदस्य इक्वल होंगे कांग्रेस के सदस्य, यानी कि कांग्रेस के सदस्य और लीग के सदस्य दोनों बराबर बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रावधान था, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है वो अंतरिम सरकार की भांति होगी और वायसराय बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि बिना ठोस कारण के निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रावधान था, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट शिमला सम्मेलन का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया था। और युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं का संविधान बनाएंगे। तो कौन कौन से प्रावधान थे इसमें? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान था, परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन जो प्रतिरक्षा विभाग है वो वायसराय के अधीन होगा। नेक्स्ट प्रावधान था, कार्यकारिणी की परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। उसके अलावा कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रावधान था कि कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और एक और प्रावधान था कि युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं का संविधान बनाएंगे। तो ये तो कौन से, ये क्या है? बेवेल प्लान, बेवेल योजना, जिसे क्या कहा जाता है? बेवेल एमरी योजना भी कहा जाता है। ये लाई जाती है 14 जून 1945 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट बिंदु है हमारा शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन
बेवेल प्लान और शिमला सम्मेलन दोनों एक ही पॉइंट के दो बिंदु है, मतलब दोनों साथ साथ है। जैसे कि पहले बेवेल प्लान आता है और बेवेल प्लान में एक जो प्रावधान होता है उसी के तहत बुलाया जाता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन क्या है? शिमला बेवेल की योजना पर वार्ता करने हम बढ़ रहे हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन बेवेल की योजना पर वार्ता करने तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने हेतु सभी दलों व वर्गों से अपने सदस्यों की सूची लेने हेतु ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गर्मियों के समय भारत की राजधानी रहती थी शिमला में। शिमला में बेवेल द्वारा 25 जून से 14 जुलाई के मध्य 25 जून से 14 जुलाई 1945 की मध्य, यानी कि शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बेवेल ने 22 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। यानी कि जो शिमला सम्मेलन है 25 जून से 14 जुलाई के मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा। और इसमें इन्होंने आमंत्रित किया है 22 सदस्यों को। 22 में से 21 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें एम.एन. राय मजदूर दल से थे, अंबेडकर जो वंचित दल या दलित वर्ग से थे, तारा सिंह सिख थे, जॉन मथाई ईसाई थे, नवाब खां मुसलमान थे और मुस्लिम लीग से जिन्ना, लियाकत अली खां, निस्तार और इस्माइल खां थे। कांग्रेस से नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद अणे और वी.एन. राव थे। कांग्रेस से 5 प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग से 4 प्रतिनिधि थे और 6 अन्य भी मुस्लिम कांग्रेस और वायसराय के द्वारा, यानी कांग्रेस की तरफ से आज़ाद थे और वायसराय की तरफ से मनोनीत थे। कौन से? हयात खां। कांग्रेस की तरफ से मौलाना आजाद और आसफ अली कांग्रेस की तरफ से थे। तो जो शिमला सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में। कब? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य। इसमें भाग लेने हेतु जो वायसराय है बेवेल, उन्होंने 22 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, जिसमें से 21 ने पार्टिसिपेट किया गया है, 21 के द्वारा पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। गांधी जी ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह स्वयं को किसी दल का प्रतिनिधि नहीं मानते थे। क्योंकि गांधी जी स्वयं को किसी भी दल या वर्ग का प्रतिनिधि नहीं माना। इस दौरान गांधी जी राजकुमारी अमृत कौर के घर शिमला में ही ठहरे थे, लेकिन उन्होंने शिमला सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सम्मेलन में कार्यकारिणी की सूची तय हुई, जिसमें कांग्रेस के 5 नेता थे, नेहरू, पटेल, आजाद, जबकि मुस्लिम लीग के भी 5 नेता थे और कांग्रेस के भी 5 नेता थे। ओके, और 4 वायसराय की जो वायसराय के द्वारा नामित थे। कार्यकारिणी परिषद के गठन को लेकर लीग, कांग्रेस और वायसराय के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। यानी कि सम्मेलन में एक कार्यकारिणी की सूची तय हुई, जिसमें 5 प्रतिनिधि कांग्रेस के शामिल किए गए थे, 5 मुस्लिम लीग के और 4 वायसराय के द्वारा। लेकिन जो कार्यकारिणी परिषद है उसके गठन को लेकर मुस्लिम लीग, कांग्रेस और वायसराय के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। जिन्ना ने क्या घोषणा की कि मुस्लिम सदस्य नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास ही है। जिन्ना ने क्या हट की थी कि मुस्लिम सदस्य नामित करने का अधिकार केवल किसको है? मुस्लिम लीग के पास ही होना चाहिए। जिन्ना की इस मांग के आधार पर मौलाना आजाद और हयात खां बाहर होने थे। यानी कि जो मौलाना आजाद और हयात खां, ये दोनों सदस्य कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था, मौलाना आजाद और हयात खां ने। लेकिन जो जिन्ना था, उन्होंने क्या डिमांड की थी कि जो मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास ही होना चाहिए। इसके अलावा जो जिन्ना है, उन्होंने वीटो का अधिकार मांगा, निषेधाधिकार का प्रयोग माना या निषेधाधिकार का अधिकार मांगा और कहा कि अगर यदि मुस्लिम कोई वीटो करेगा तो उस कानून को पारित करने हेतु 2/3 बहुमत आवश्यक है। पहली तो जिन्ना ने कौन सा हट किया था कि मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार या नामित करने का अधिकार केवल मुसलमानों के पास हो। दूसरा, इन्होंने डिमांड की थी कि मुसलमानों के पास वीटो का अधिकार हो, और वीटो का अधिकार तभी
और वीटो के द्वारा जो उस कानून को पारित करवाने हेतु लगभग दो तिहाई बहुमत आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान वीटो कर देगा तो उसके बाद 2/3 बहुमत पारित करने के बाद ही वह कानून लागू होगा। उक्त शर्तों को लेकर और जिन्ना की हठधर्मिता के चलते शिमला सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल हुआ। और इससे संबंध में मौलाना आजाद के द्वारा एक कथन कहा गया है कि यह असफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक है। जल विभाजक, तो मौलाना आजाद के द्वारा जल विभाजक की संज्ञा किसको दी गई है? शिमला सम्मेलन में जो जिन्ना के द्वारा जो हठधर्मिता की गई थी। तो हमने कौन कौन से टॉपिक देखे हैं? पहला टॉपिक देखा है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा है लियाकत देसाई समझौता। उसके बाद हमने देखा है बेबेल प्लान या बेबेल एमरी प्लान, बेबेल एमरी योजना, बेबेल एमरी प्लान। उसके बाद हमने देखा है शिमला सम्मेलन। तो हमें इनका क्रम ध्यान रखना कंपलसरी है। पहले कौन सी घटना होती है? सीआर फॉर्मूला, उसके बाद लियाकत अली और देसाई के मध्य जो समझौता, उसके बाद की घटना है बेबेल एमरी प्लान, और उसके बाद होती है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य, जबकि जो बेबेल प्लान है 14 जून 1945 को, जबकि 10 जुलाई 1944 को कौन सा है? सीआर फॉर्मूला। जब बेबेल प्लान और शिमला सम्मेलन दोनों असफल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर था, और उसके बाद यूके में चुनाव हुए थे, यानी कि ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, और चर्चिल की सरकार गिर गई। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, तो चर्चिल की सरकार गिर गई और उनके स्थान पर लेबर दल की सरकार आ गई। जो लेबर दल की सरकार आ गई, और जो लेबर दल था वो भारतीयों के प्रति उदारवादी रवैया अपनाता था, और लेबर दल के नेता थे कौन? क्लेमेंट एटली, यानी कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो कौन? क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में 26 जुलाई 1945 को लेबर दल की सरकार बनी। लेबर दल का रवैया भारत के प्रति उदार रहा। इस कारण भारतीय नेता नई सरकार से सुधारों की मजबूत उम्मीदें रख रहे थे। उसके बाद जब सरकार बन जाएगी, लेबर दल की सरकार बन गई थी, उसके बाद होती है 1945 के आम चुनाव। 1945 के आम चुनाव के बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।